उस केस में जो टूल की मूवमेंट होती है वो होती है जी कोडिंग के थ्रू। जी कोड आप लोग थोड़ा जानते होंगे। जी कोड से टूल की मूवमेंट होती है। जो जी कोड होता है, आप सिंपली अगर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसमें सिंपली ड्रिल करना है, होल करना है, आप मैनुअली कोडिंग कर सकते हैं। कैम का अपना अलग कोर्स होता है। अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो कैम सॉफ्टवेयर्स हैं उस डिज़ाइन डेटा को, ये मेरा एक डिज़ाइन कंपोनेंट है, ये मेरा डिज़ाइन है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। कैम मीन्स मे बी कैटिया, मे बी एनएक्स, मे बी एनएक्स कैम, मे बी डेल कैम, कुछ भी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर मैं डिज़ाइन को इंपोर्ट करता हूँ, इसके ऊपर अपना जो मेरा ऑपरेशंस होते हैं उनको मैं अप्लाई करता हूँ। उसके बाद क्या होता है, जो टूल की मूवमेंट होती है एज पर द ऑब्जेक्ट, टूल की मूवमेंट क्या होगी, टूल की प्रोफाइल क्या होगी। जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट में हो सकता है केवल ये साइड कट करता जाए, जैसे ये कट करता हुआ जा रहा है, ये बैक आ रहा है, कट करता हुआ जा रहा है, बैक आ रहा है, या कट करता हुआ जा रहा है, फिर बैक कट करता हुआ आ रहा है, फिर कट करता हुआ जा रहा है, फिर कट करता हुआ आ रहा है। मे भी हो सकता है कोई और भी इस तरह से भी जा सकता है, कि इसको हम प्रोफाइल बोलते हैं। टूल की क्या मूवमेंट होगी, क्या प्रोफाइल होगी, क्या टाइम यूज होगा, कितना मटेरियल कट होगा, क्या फीड होगी, जो भी हमारी कैम से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो सब हम कैम के अंदर करते हैं। आई थिंक ये हमारा पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को। इसका जी कोड भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है। हमने जी कोड पेन ड्राइव में कॉपी करना होता है, सिंपली सीएनसी हम लोग अपलोड करते हैं, सेटिंग्स करते हैं, देन वी कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन। स्लाइड में आते हैं। आई थिंक कैम इज क्लियर। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिजाइन करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट के इट इज ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAE, whatever the parameters you will apply for analysis, that will comes under computer aided engineering. नेक्स्ट आता है हमारा PLM। PLM थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म समझ लेते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन। अमन आनंद जी, आवाज क्लियर है? अमन आनंद जी, अमन आनंद जी, क्या आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू। व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन? Product design is conceptualization of an idea about a product and transformation of the idea into reality. हम कैड की बात कर रहे हैं, हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो नया करने की सोच रहे हैं अगर हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक डेफिनेशन ली हुई है। प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है? इज ए कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ एन आइडिया about a product and transformation of the idea into reality. Means whatever the thoughts you are having in your mind, or whatever the requirement of the customer or consumer or client, we have to fulfill the requirement. एक requirement generate होती है,
मे बी बाय अ क्लाइंट, मे बी बाय योर ओन। आप उसको सोचते हैं, उसको डिजाइन तैयार करते हैं, उसको रियलिटी में एक प्रोडक्ट आपके सामने तैयार हो जाता है। ये होता है हमारा प्रोडक्ट डिजाइन। टू ट्रांसफॉर्म द आइडिया इनटू रियलिटी, आ स्पेसिफिकेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड। स्पेसिफिकेशंस, व्हाट इज दिस? थोड़ा समझते हैं इसको। हम जो कुछ भी डिजाइन करने के रिगार्डिंग थॉट्स जनरेट करते हैं, सबसे पहले हमें स्पेसिफिकेशन का ही ध्यान रखना होगा। क्या साइज हो सकता है, क्या मटेरियल हो सकता है, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकते हैं, एटसेट्रा। दिस स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय कंसीडरिंग डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स सच एज प्रोडक्शन प्रोसेस, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, एटसेट्रा। प्रोडक्ट डिजाइन डील्स विद डिजाइन, एनालिसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक यहां पर आप लोग समझ पा रहे होंगे। डिजाइन मीन्स नॉट ओनली 3D मॉडल। प्रोडक्ट डिजाइन मीन्स डिजाइन, analysis and manufacturing. That means we can get your final product in your hand. आगे समझते हैं हम प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल किन किन फेज से होकर गुजरती है, किन किन फेज को फॉलो करती है। जैसे सबसे पहले हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है। एनी हाउ, आफ्टर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स we have to make the conceptual design, the concept to define a specification, define manpower, how to develop it, which kind of manufacturing process we have to apply there. We have to collect all the data regarding the component. After that, we will go for 3D modeling. Customer requirements and conceptual design तक हमें किसी भी CAD सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आगे हमें कैड की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के लिए हमें किसी भी एक कैड टूल की रिक्वायरमेंट होगी। मे बी कैटिया हो, सॉलिडवर्क्स हो, इन्वेंटर हो, कुछ भी हो सकता है, ऑटोकैड भी हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट। हम डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन तैयार करने के बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहला, हम अपना टाइम और कॉस्ट सेव करेंगे। आगे इसको देख लेंगे थोड़ा सा। दूसरा, जो हम डिजाइन तैयार कर रहे हैं, उस डिजाइन से रिलेटेड जो भी हमारी मिस्टेक्स या एरर्स या हमारे क्वेश्चंस या डाउट्स होंगे, वो हम सब उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आफ्टर डिजाइनिंग वी कैन गो टू एनालिसिस। डिजाइनिंग हमारी डन है, हमने सब कुछ चेक कर लिया, हम सेटिस्फाई हैं, क्या साइज होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, हमें सब कुछ ठीक लग रहा है। देन वी कैन गो फॉर एनालिसिस। यहाँ पर एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एनालिसिस के बाद भी डिजाइनिंग करनी होती है, 3D मॉडलिंग करनी होती है। मैं एनालिसिस में जाता हूँ, मटेरियल कौन सा अप्लाई करना है, लोड कंडीशंस क्या हो सकती हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशंस क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होंगे हमारे एज पर द लोड्स, क्या हीट भी जनरेट हो रही है नहीं हो रही है एज पर द डिजाइन, हम उसको किस पर्पज से सॉरी उसको हम किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। तो उन सबको देखने के बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं। लेकिन क्या हो सकता है एनालिसिस के बाद हमको फिर से मॉडिफिकेशन करने पड़े, हमको फिर से मॉडलिंग में आना पड़ेगा। तो ये दो प्रोसेस आपके एक साथ चलते हैं, थोड़ी डिजाइनिंग फिर एनालिसिस। सेटिस्फाई है, ठीक है, नहीं है, फिर चेंजेस, फिर एनालिसिस, सेटिस्फाई है, ठीक है, फिर चेंजेस, देन अगेन फिर से एनालिसिस, सब चलता रहता है। इनके बाद क्या होगा, आपने डिजाइन तैयार कर दिया, आपने एनालिसिस कर दी, अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। हमको ये ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए क्या करना होगा, ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग। क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है इसकी? ऑब्जेक्ट हमारे पास है, 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास है, सीधा मैन्युफैक्चरिंग करो, खत्म करो, नहीं कर सकते। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो होती है हमारी ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग और डिटेलिंग की। क्या साइज है, क्या सेक्शंस हैं, क्या व्यूज हैं उसके, फ्रंट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट व्हाटएवर, कौन कौन से सेक्शन जनरेट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर
आप डायमेंशन जनरेट कर रहे हैं, उन सबको आपने डिफाइन करना है मैन्युफैक्चरिंग से पहले, ताकि जो आपका डिज़ाइन है वो आप आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, होंडा कार। होंडा कार में मेरे स्टूडेंट से मेरे एक फ्रेंड है, जो टोटल डिजाइनिंग होती है टोटल जापान में होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। आप जितनी भी इंडिया में कार्स देखते हैं होंडा की, उन सब की डिजाइनिंग जापान के अंदर होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। तो डिजाइनर्स यहाँ पर नहीं आते हैं, ना ही मैन्युफैक्चरर्स इंडिया जाते हैं, एज पर रिकॉर्ड चलता रहता है। लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग, कम्युनिकेशन है बिटवीन डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चरर। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं इसको क्लियर। तो मैन्युफैक्चरिंग से पहले उसका कंप्लीट लेआउट हमने ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, जिसकी हेल्प से कोई भी मैन्युफैक्चरर इजीली उसको समझ सके आप क्या डिजाइन करना चाह रहे हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग के बाद में हम लोग आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग हमारी बाय कैम भी हो सकती है और मैनुअल भी हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर चंदन कुमार जी, जर्मनी में बिगेस्ट कंपनी, हाँ यार काफ़ी अच्छी हमारी जितनी कंपनीज हैं, मर्सिडीज, BMW जितने। तो उसके बाद हम लोग आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अगर रिक्वायरमेंट्स है कैम की, हम लोग कैम यूज़ करते हैं, नहीं रिक्वायरमेंट्स है हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3D मॉडलिंग, एनालिसिस, ड्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन 3-4 स्टेप्स में हम किन्हीं भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है हम किन्हीं अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, हो सकता है हम केवल एक ही सॉफ्टवेयर से ये सब काम कर सकते हैं। जैसे कैटिया, कैटिया डिजाइनिंग भी कर सकता है, कैटिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका जो कैम का पर्पज होता है उसको भी फुलफिल कर सकता है, कैटिया आपका एनालिसिस भी कर सकता है। सो प्रोडक्ट डिजाइन का जो मोस्टली फेसेस है हम कैटिया मैनेज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि इजीली जो चेंजेस हैं हम आसानी से सेम सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो जो PLM में आपका, आई थिंक जो मैं बोल रहा था बाद में क्लियर करूंगा, कुछ क्लियर होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एंटायर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वी कैन मैनेज इन कैटिया, फ्रॉम डिजाइनिंग, एनालिसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नेक्स्ट हम फीचर्स देखते हैं कैटिया के। फीचर बेस्ड मॉडलिंग, फुल्ली एसोसिएटिव, पैरामेट्रिक, थोड़े से फास्ट चलते हैं। फीचर बेस्ड मॉडलिंग क्या होता है? CATIA model consists of individual constituent element. These elements are called as features. We have two types of features: sketch-based features and applied or feature-based features. Sketch-based features mean जो फीचर हम स्केच पर अप्लाई करेंगे, और अप्लाइड या फीचर बेस्ड फीचर जो फीचर हम फीचर पर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर अभी जो आपके सामने इमेज थी आपको दिख रही थी, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसका थोड़ा सा 2D बनाना चाहता हूँ, मैं इसका स्केच बनाना चाह रहा हूँ। आफ्टर स्केच वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। हम लोग उसको बनाते हैं। मैं टॉप व्यू लेता हूँ। थोड़ा सा ओके, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉप व्यू ऑब्जेक्ट का, हमारी एक स्केच है। हमने एक स्केच प्रोफाइल तैयार की, इसके ऊपर हम कोई भी एक फीचर अप्लाई करते हैं। इसका आइसोमेट्रिक व्यू ले लेता हूँ मैं।
ठीक है, सिमेट्री व्यू आ रहा है मेरा ऑब्जेक्ट का। ये स्केच है मेरा टॉप व्यू, मैं लेता हूँ यहाँ पर। स्केच पर कोई भी फीचर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि स्केच की कोई थिकनेस नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक फीचर अप्लाई करता हूँ जिसको बोलते हैं कैटिया में पैड, या जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रूड। ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, क्रियो, सब में हम बोलते हैं एक्सट्रूड, कैटिया में हम लोग बोलते हैं कैड। समझ नहीं आ रहा है? अब बताएं दिगंबर जी कैसा आ रहा है आवाज? अब ठीक है? ओके फाइन, थैंक यू। इसको मैंने एक हाइट देनी है सपोज 5 mm की। इसको मैं हाइट देता हूँ, ये हाइट है मेरा। फीचर अप्लाई करता हूँ इसको हाइट देने के लिए। आगे आप समझ सकते हैं पूरा, ये मेरा पूरा आ रहा है। ठीक है, तो जो फीचर मैंने स्केच पर अप्लाई किया उसको हम बोलेंगे स्केच बेस्ड फीचर। आगे स्लाइड से फिर समझते हैं। जो फीचर मैंने स्केच पर अप्लाई किया था, यहाँ पर मैंने एक फीचर अप्लाई किया था जिसके कारण यहाँ पे थिकनेस आई है, इसको हम बोलेंगे स्केच बेस्ड फीचर। सेकंड हमारा आता है फीचर बेस्ड फीचर या अप्लाइड फीचर। मींस जिस फीचर को हम फीचर पर अप्लाई करेंगे। जैसे सेकंड इमेज में हमने फिर से कुछ ये वॉल्स क्रिएट की हैं, ये भी स्केच बेस्ड फीचर है, हमने स्केच पर अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अगली थर्ड इमेज में हम लोग देख पा रहे हैं हमने स्लॉट किया है, हमने यहाँ पर होल स्लॉट्स क्रिएट किए हैं, अप्लाइड फीचर हो सकता है। यहाँ पर हमने इसको फिलिट किया है, जो हम एजेस देख पा रहे हैं फोर्थ इमेज में, इसको हमने फिलिट किया है, राउंड इमेजेस, अप्लाइड बेस्ड फीचर। हमने फिफ्थ इमेज में होल क्रिएट किया है, अप्लाइड और फीचर बेस्ड फीचर। तो आई होप ये क्लियर होगा। जो फीचर्स हम स्केच पर अप्लाई करते हैं स्केच बेस्ड फीचर, जो फीचर्स हम फीचर पर अप्लाई करते हैं अप्लाइड और फीचर बेस्ड फीचर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फुल्ली एसोसिएटिव। CATIA model is fully associative with the drawings and the assemblies that refer it. Changes to the model are automatically reflected in the associated drawings and assemblies. Similarly, you can make changes in the drawings or assemblies and those changes will be reflected in the model. आप एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, उसकी 3 पोजीशंस हो सकती हैं। एक मैं मॉडल तैयार करता हूं, फर्स्ट मेरा मॉडल का डिजाइन हो सकता है। इस डिजाइन को मैं यूज कर सकता हूं असेंबली में, इस मॉडल को मैं यूज कर सकता हूं ड्राइंग और ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, मॉडल जनरेट किया, सपोज इसका मैंने 20 डायमेंशन रखा है, 20 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर। यहाँ पर एक होल जनरेट किया है, इस होल में एक शाफ्ट फिट करनी है मैंने, जिसका डायमेंशन मेरा कुछ ये होगा। ये मेरा फ्रंट व्यू आ रहा है और ये मेरा इसका टॉप व्यू, आप समझ सकते हैं। इस शाफ्ट को मैंने इस होल में फिट करना है। ये मेरे 2 डिजाइन है, मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2। इस मॉडल्स को मैंने एक थर्ड असेंबली क्रिएट की और ये मेरा असेंबली पार्ट है, समझ पा रहे होंगे। ये मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट है असेंबली। अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूं हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में, ये चेंजेस आपके असेंबली में भी रिफ्लेक्ट होंगे और ये चेंजेस आपके जो इसकी ड्राइंग आप जनरेट करेंगे उस ड्राइंग्स में भी रिफ्लेक्ट होंगे। सेकंड केस,
अगर पॉसिबल है आपके पास फाइल, आपको लोकेशन नहीं पता है, आप डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं असेंबली के अंदर। जो चेंजेस आप असेंबली में करते हैं वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होंगे आपके मॉडल के अंदर, आपके ड्राइंग्स के अंदर। आपने ड्राइंग्स जनरेट की हुई है, जो भी चेंजेस आप ड्राइंग्स में करते हैं आप ड्राइंग्स में भी कर सकते हैं। अगर आप ड्राइंग्स में चेंजेस करते हैं रिफ्लेक्टेड होंगे आपके मॉडल के अंदर, रिफ्लेक्टेड होंगे आपके पार्ट के अंदर। So this is called fully associativity. Means your object is fully associative wherever you are using your object. Third, parametric. In CATIA, dimensions drive the model geometry. Changing dimensions changes the shape of the model. In parametric modeling, geometry is controlled by constraints. In parametric modeling, geometry is controlled by constraints. There are two types of constraints, geometric constraints and dimensional constraints. What is geometric constraints and what is dimensional constraints? We have to explain in the next slide. A geometric constraint establishes a relationship between two or more sketch objects. Example, two lines are perpendicular or parallel or several arcs have same radius. थोड़ा समझते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में क्या होगा। जो भी रिलेशंस हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे दो लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, दो सर्कल सेम रेडियस भी हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक भी हो सकते हैं, दो पॉइंट सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो जो रिलेशंस अप्लाई करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में, that relations are called geometric constraints. Dimensional constraints also called driving dimensions, means हम जो डायमेंशन अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पर इन 3D सॉफ्टवेयर, ऐसा ऑटोकैड में नहीं होता है। अगर आप ऑटोकैड ट्राई करेंगे, ऑटोकैड में क्या होता है, आपने डायमेंशन दिया, आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, वो अलग प्रोसीजर फेक होती है वो। लेकिन आप ऐसा नहीं है, आपने एक लाइन खींची हुई है, जैसे आपने एक लाइन खींची हुई है, सपोज ये लाइन कितनी है मेरी 20 मिलीमीटर है, ठीक है। अगर ऑटोकैड में होता 20 को 40 कर दें, कोई लाइन विल नॉट चेंज, आपकी सेम लेंथ रहेगी। इसको 60 करना, कुछ भी कर सकते हैं, नो चेंज। अगर आप कैटिया में ट्राई करते हैं 20 को 10 या 40 या कोई भी और पैरामीटर देते हैं आप, उसमें क्या होगा, आपका लाइन की डायमेंशन चेंज होगी। That means your object is going to controlled by dimensions. So these dimensions are called dimensional constraints. दो लाइन से मेरी, इनके बीच में एक डिस्टेंस हो सकती है, मैं एक अप्लाई करता हूँ कंस्ट्रेंट यहाँ पर, ये भी एक मेरा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है। प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियोस। हाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होंगी। मैं आपको बताता हूँ अभी, अब थोड़ा सा वेट, थोड़ा टाइम दे मुझे, ठीक है। एक फाइल है मेरे पास में, मैं इसको सेव करूंगा, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। फोल्डर कैटिया, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं एक असेंबली फाइल खोलता हूँ, जैसे मैं, एक मिनट जरा चैट बॉक्स बंद करूँ। जैसे भी 3 फाइल्स हैं मेरे पास, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। मैं चाहता हूं पार्ट 1 सरफेस में रख लूं, पार्ट 2 सॉलिड में रख लूं और पार्ट 3 शीट मेटल में रखूं। पार्ट 1
ओपन किया, इसको मैंने सरफेस में रखना है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ विंडोज पार्ट 2, ये भी सरफेस में है। अब मैं जाता हूँ विंडोज पार्ट 3, ये भी सरफेस में है। एक्चुअली क्या होता है, एक मैं फाइल सेव करता हूँ तो आप समझ पाएंगे। फाइल पार्ट 1, फाइल एंड सेव। डेस्कटॉप पर एक मैंने भी फोल्डर बनाया था कैटिया नाम से, एक बार फाइल में सेव करता हूँ, जैसे ये कैटिया डिजाइन 1। आप यहाँ पर देख रहे हैं CATPRT, ये क्या हमारा फाइल का एक्सटेंशन होता है, सेव एज टाइप। ये हमारा अलग अलग फाइल का अलग अलग होगा, जैसे स्केचर, पार्ट मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग, शीट मेटल, इन सब का CATPRT होगा। CATPART मैंने सेव किया, तो जितनी भी फाइल्स हमारे सेम एक्सटेंशन की होंगी वो सब एक साथ में ओपन नहीं हो पाएंगी। आप समझे? जितनी भी फाइल्स हमारी होंगी जो कि CATPRT एक्सटेंशन फॉलो कर रही हैं, वो सब अगर हम एक को चेंज करेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 वो सबको चेंज करेगा। अगर मैं असेंबली फाइल खोलता हूं, मैं यहां से भी खोल सकता हूं असेंबली डिजाइन। लुक, न्यू फाइल डायरेक्टली फ्रॉम हियर असेंबली। मैं इसको सेव करता हूं, फाइल सेव, फिर से क्या किया, क्या आ रहा है, CATPRODUCT, कैट प्रोडक्ट। ये हमारा कैटिया फाइल का एक्सटेंशन होगा। जो भी हम कैटिया फाइल सेव करेंगे, तो जितनी भी हमारी ये फाइल्स होंगी जो कैटिया एक्सटेंशन को लिए हैं, असेंबली एक्सटेंशन को, पार्ट एक्सटेंशन को, वो सेम एक्सटेंशन आपका सेम मॉड्यूल फॉलो करेगा। अगर मैं ड्राइंग की बात करता हूं, फाइल, सॉरी, मैकेनिकल डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग में आता हूं, थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी तो वो खोला करेगा। ठीक है, मैं ड्राइंग मॉड्यूल्स में एंटर हुआ, फिर से जाता हूँ यहाँ पर इसको सेव करने के लिए, फाइल एंड देन WING, मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे 3 एक्सटेंशन है बेसिकली जो हम उनको यूज करेंगे। एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन, ठीक है। मैं फोल्डर में आ रहा हूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी फाइल्स हैं, ठीक है। जो स्केचर होगा, आप इनको चाहो लिख सकते हैं, स्केचर, पार्ट मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग, शीट मेटल, वो सब आपका एक ही एक्सटेंशन फॉलो करेगा, पार्ट टाइप CATPART। जो ड्राइंग्स होगा वो CAT ड्राइंग, एंड जो असेंबली होगा कैटिया प्रोडक्ट। आप राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाकर, इसका फाइल टाइप क्या है, CATPART, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो आप जब कोई भी फाइल देखते हैं ना, मेरे फोल्डर्स में बहुत सारी फाइल्स हैं, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी फाइल मेरी पार्ट फाइल है। पार्ट मीन्स स्केचर, पार्ट, सरफेस, शीट मेटल, ऑल विल कम्स अंडर CATPART। ड्राइंग कौन सी ड्राइंग फाइल है, कौन सी असेंबली फाइल है, हम इनको सब यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्लोज इट, क्लोज, ओके।
वन मोर थिंग, आपका स्पेसिफिकेशन राइट साइड में आ रहा है, आपने इसको अप एंड डाउन करना है। मैं थोड़ी सेटिंग्स में आता हूँ, थोड़ी थोड़ी। स्पेसिफिकेशन आपका साइड में आ रहा है, आपको अप एंड डाउन करना है। उस केस में आप सिंपली, ओके वन मोर थिंग्स, थोड़ा सा माउस को समझते हैं अभी। ये मेरा कुछ माउस है, एग्जैक्ट तो नहीं है बट समथिंग। यहां पर माउस में एक व्हील होता है, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट माउस बटन है, ये मेरा राइट क्लिक है, और जो बीच में आपको दिख रहा है इसको हम बोल सकते हैं स्क्रॉल या व्हील, या मिडिल माउस बटन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कैटिया में जो आपका ये मिडिल माउस बटन है, इसका बहुत बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा। स्क्रॉल या व्हील या मिडिल माउस बटन, इसके साथ में दो बटन होते हैं। पहली चीज, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको प्रेस कर सकते हैं। आप कभी भी कैटिया यूज करेंगे, अगर लैपटॉप में यूज करते हैं, आप बिना माउस से कैटिया यूज नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा। बिना माउस के आप कैटिया यूज नहीं कर पाएंगे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि माउस में, लैपटॉप में आपका मिडिल माउस बटन स्क्रॉल नहीं होता है, और आपका रोटेट करने के लिए हो सकता है अप डाउन का ऑप्शन लैपटॉप के अंदर, लेकिन आप उसको प्रेस नहीं कर सकते। और कैटिया में ये जो आपका मिडिल माउस बटन है, आपको इसको प्रेस करना है बार बार। आई होप आपका माउस का कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं जब भी यूज करूंगा, लेफ्ट क्लिक, मिडिल माउस बटन, रोटेट और प्रेस, उसको दबाना है या आपको घुमाना है, राइट क्लिक। ये मेरे चार बटन हो गए, फर्स्ट, लेफ्ट, सेकंड, स्क्रॉल रोटेट, स्क्रॉल दबाना और राइट क्लिक। और right। जब मैं स्क्रॉल को घुमाता हूं तो मेरी जो स्पेसिफिकेशन ट्री है वो अप एंड डाउन होगी। जब मैं इसको प्रेस करता हूं और मैं इसको घुमाता हूं, स्क्रॉल को प्रेस कर रहा हूं, मिडिल माउस बटन को, उसको प्रेस करता हूं, दबाता हूं, मींस मेरी फाइल पेन होगी। पेन इन द सेंस, मैं एक छोटी सी, यहाँ, आई एम सॉरी, एक प्लेन लेता हूं, स्टार्ट स्केचर। हम इस टाइम स्केचर मॉड्यूल में हैं। मैं एक छोटा सा प्रोफाइल टूल बार बाहर निकालता हूं। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं और एक छोटा सा के अंदर होल क्रिएट करता हूं, दैट इज ओके। एग्जिट करता हूं। यहां पर एक फीचर अप्लाई करता हूं। मैं पार्ट मॉडलिंग यूज करना चाह रहा हूं, पार्ट डिजाइन, पैड यूज करना चाह रहा हूं। आफ्टर दैट क्लिक हियर, ओके, एग्जांपल, ठीक है, बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको प्रेस करते हैं, पैन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। हमने इसको जूम इन जूम आउट, दैट मीन्स जूम इन इसको बड़ा करना है, जूम आउट इसको छोटा करना है। उसके हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, मिडिल माउस बटन प्रेस करना है, आपको प्रेस करके रखना है। राइट क्लिक को क्लिक, स्क्रॉल को प्रेस करके होल्ड रखना है। राइट क्लिक को सिर्फ क्लिक करना है, राइट बटन को सिर्फ क्लिक करना है। प्रेस मिडिल माउस बटन एंड होल्ड लाइक दिस। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, मिडिल माउस बटन को प्रेस करके रखना है। राइट क्लिक को सिर्फ, राइट बटन को सिर्फ क्लिक करना है, उसको होल्ड करके नहीं रखना है। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करना, जूम आउट ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, हमने इसको रोटेट करना है। इसके अभी सिर्फ हमें एक व्यू दिख रहा है, इसके पीछे क्या है, साइड में क्या सबको देखना है। उस केस में आपको मिडिल माउस बटन को और राइट क्लिक को एक साथ प्रेस करना है। मिडिल माउस, प्रेस मिडिल माउस बटन, होल्ड इट, प्रेस राइट क्लिक, राइट बटन, होल्ड इट, देन यू कैन रोटेट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैटिया में, आपको लगता है बिगिनिंग में। मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए मिडिल माउस बटन और राइट क्लिक को एक साथ दबाकर रखना है, देन अपने माउस को मूव करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी आपने करना है आप इसको कर सकते हैं। नहीं, रोटेशन से नहीं होगा। रोटेशन से आपका ये देखो, आपका स्पेसिफिकेशन ऊपर नीचे जाएगा। विकास कुमार जी, जो व्हील है आपका, उस व्हील को आपको दबाकर रखना है और राइट बटन को सिर्फ क्लिक करना है, जूम इन जूम आउट। अगर माउस को आप अप लेकर जाते हैं, जूम इन डाउन लेकर, फिर आपको माउस को मूवमेंट भी करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज ना हो। जो आपका स्क्रॉल या मिडिल माउस बटन, उसको आपने दबाकर रखना है और राइट बटन को सिर्फ क्लिक करना है। दबाकर रखा, सिर्फ क्लिक किया, अब माउस को मूव करना है अपना ऊपर नीचे। आपने माउस को आगे पीछे मूव करना है, ये आपका जूम इन जूम आउट होगा। आपने इसको ऑर्बिट करना है या आपको इसको रोटेट करना है, देन आपको मिडिल माउस बटन और राइट क्लिक एक साथ प्रेस करने हैं, ये। ठीक है, इट कैन बी ऑर्बिट। और भी मेथड्स हैं, ये जो कंपास आप देख पा रहे हैं साइड में, कंपास से भी कर सकते हैं हम। मैं, अब तो टाइम लगभग ओवर हो चुका है, हम कल को करेंगे। तो कुछ चीजें रह गई हैं अभी, मैं आज सब चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाया। छोटी छोटी चीजें होती हैं बिगिनिंग में। मैं कुछ टाइम के लिए सबको अनम्यूट कर रहा हूं, किसी ने कुछ पूछना है 5 मिनट के लिए पूछ सकता है।